हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एपेक्स क्लासेस एड्यूटेक में। और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर थियोरेटिकल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड के ऊपर, आज हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। और दो टॉपिक कौन कौन से हैं? पहला है बच्चों प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। जो हमने प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की बात की थी कि टेम्परेचर पे किस तरीके से बदलता है प्रतिरोध, उसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों अति चालकता। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। मेरा नाम है यशवंत रावल और आपने देखना शुरू कर दिया हमारा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल एपेक्स क्लासेस एड्यूटेक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो देखिए, अगर अपन बात करें पदार्थों की, तो पदार्थों को अपन ने कई तरीके से वर्गीकृत किया है, कई तरीके से हमने पदार्थों को बांटा है। उसके अंदर से पदार्थों को बांटने का एक तरीका और हमने लिया है विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पे। तो धारा के प्रवाह के आधार पे या चालकता के आधार पे हमने पदार्थों को तीन भागों में वर्गीकृत किया है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं कि चालकता के आधार पर चालकता के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है बच्चों, तो तीन प्रकार से हमने इनको वर्गीकृत किया है। कौन कौन से वो तीन प्रकार है उसके बारे में चर्चा करें तो ये हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ते हैं, लेकिन एक बार केवल मेमोराइज करवा रहा हूं। तो हम अगर देखें तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है बच्चों चालक, चालक पदार्थ होते हैं। दूसरे जो होते हैं जिनको हम बोलते हैं कुचालक या अचालक। और तीसरे कौन से होते हैं? अर्धचालक। ये तीन प्रकार होते हैं। ठीक है ना। चालकता के आधार पे बहुत पदार्थों को वर्गीकृत करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे पदार्थों का वर्गीकरण ठोस, द्रव और गैस के आधार पे भी किया गया है। पदार्थों का वर्गीकरण चालकता के आधार पे अर्धचालक है, कुचालक है, चालक है, इस तरीके से वर्गीकृत। तो अपन जो अभी बात कर रहे हैं वो चालकता के आधार पे कर रहे हैं। तो चालकता के आधार पे इसको तीन भागों में वर्गीकृत किया गया। नॉर्मल सी बात है, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो गतिशील अवस्था में होते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर जब अपन इसको बैटरी से जोड़ देते हैं तो बड़ी जल्दी जो है वो धारा का प्रवाह हो जाता है। तो आसानी से धारा का प्रवाह करते हैं। तो चालक वो पदार्थ है जिनमें आसानी से धारा का प्रवाह होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कुचालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता, या फिर वो बैड कंडक्टर होते हैं जो धारा का प्रवाह नहीं करते। इनमें धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो इनमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो धारा का प्रवाह आसानी से करते हैं। इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता। धारा का प्रवाह नहीं करते ये, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है और अभाव के कारण ये धारा का प्रवाह नहीं कर पाते। जबकि तीसरे नंबर के आते हैं अर्धचालक पदार्थ। तो अर्धचालक किसको बोलते हैं? ऐसे पदार्थ जो 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर तो कुचालकों की भांति काम करते हैं। 0 केल्विन का मतलब परम शून्य ताप, उस ताप पे वो कुचालक है। लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, जैसे ही उसका ताप बढ़ा दिया जाए, तो वो चालकों की भांति कार्य करते हैं। नाम से ही देखो पता चल रहा है, अर्धचालक, आधे चालक। आधे चालक का मतलब ताप के आधार पे इसको वर्गीकृत किया है कि जैसे ही हम इसका ताप बढ़ाएंगे ये चालक बन जाएंगे। तो अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो परम शून्य ताप पे कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही ताप बढ़ा दिया जाए तो वैसे ही वो चालक पदार्थों की श्रेणी में आ जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल केमिस्ट्री वगैरह में हम पढ़ते हैं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। ये जो है वो बेसिकली क्या है? ये अर्धचालक पदार्थ होते हैं। तो आज हम जो प्रतिरोधकता के बारे में बात करेंगे वो प्रतिरोधकता इन तीनों के बारे में होगी। चालक, कुचालक और अर्धचालक, इन तीनों के बारे में अपन आज चर्चा
करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चालकों का ताप बढ़ाया जाए तो प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, ये बात समझ में आ रही है कि 3 प्रकार के अपन पढ़ने वाले हैं पदार्थ, चालक, कुचालक और अर्धचालक, और इन तीनों के ताप के बारे में अपन सारी बातें करने वाले हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं अपन चालक पदार्थों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हेडिंग, चालकों पर ताप का प्रभाव, कि चालक पदार्थों का अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रतिरोधकता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना, चालकों पर ताप का प्रभाव, चालकों के प्रतिरोधकता पर, ऐसे लिख लो इसको, चालकों के प्रतिरोधकता पर। ठीक है, वर्ड हमने ऐड किया कर दिया बच्चों, चालकों के प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, कि टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन में आता है। तो देखिए, इसके लिए बेसिकली क्या कहा जाता है, अगर मैं इसकी एक शॉर्ट में डेफिनेशन लिख लूं कि चालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता व प्रतिरोध बढ़ता है। जो चालक पदार्थ होते हैं, चालक पदार्थ मतलब सभी धातुओं की बात करूं, तो उनका जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी जो प्रतिरोधकता है और प्रतिरोध दोनों ही बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, व्याख्या देखते हैं कि कैसे की जाएगी इसकी व्याख्या। क्यों ऐसा होता है कि चालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पे उनका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बढ़ती है, तो उसके बारे में हमारे पास में एक फॉर्मूला आता है जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है, पिछले जो वीडियो लेक्चर हमने देखे हैं उसके अंदर एक फॉर्मूला हमारे पास में आया था प्रतिरोधकता का। और वो प्यारे बच्चों क्या था, प्रतिरोधकता का फॉर्मूला याद है, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉर्क। ये बेसिकली हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। मैं कई बार कहता हूं कोई टॉपिक नया नहीं होता, पुराने टॉपिक ही नए टॉपिक बनाते हैं। तो जिसको भी पुराने टॉपिक पे अच्छी कमांड होगी वो नए टॉपिक को बड़ी आसानी से पढ़ पाता है। इसीलिए जरूरी है कि जब भी आप कोई एक मेरा पढ़ाया हुआ कोई भी वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो उससे पिछले वाला वीडियो लेक्चर आपको अच्छे ढंग से समझ में आया हुआ होना चाहिए। तो आप उसको बहुत ही 100% तरीके से आप उसको ग्रहण कर सकते हो। ठीक है ना बच्चों। तो देखिए, प्रतिरोधकता जो होती है वो रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉर्क होता है। अगर मैं बात करूं एम की, तो एम क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एन क्या होता है, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ई क्या होता है, क्वांटा होता है 1.6 × 10⁻19। और टॉर्क क्या होता है, विश्रांति काल होता है, 2 क्रमांगत टक्करों के बीच में लगने वाला औसत समय। क्लियर है बच्चों। अब देखिए होगा क्या कि जैसे ही अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, किनका, चालकों का, अभी बात केवल चालकों के लिए हो रही है। तो जब चालक पदार्थों का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस केस के अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों का वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, दोलन करेंगे वो इलेक्ट्रॉन। भाई ये चालक तार है, इसका मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इनका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, बहुत तेजी से वाइब्रेट करने शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके पास एक एनर्जी आ जाएगी टेम्परेचर के कारण, काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे ही आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके बीच में जो आयंस आ रहे हैं, भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है वो चालक के अंदर कैसे बना है, परमाणु से निकल के, और जैसे ही परमाणु से निकल जाएगा तो जो परमाणु होगा वो आयन बन जाएगा। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि बहुत सारे जो आयंस है, ये आयंस है, चालक के अंदर बात कर रहा हूं, तो ये बहुत सारे आयंस है, यहां पे है इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया
तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन को मिल गई काइनेटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिल गई, इलेक्ट्रॉन ने भागना शुरू कर दिया। तो ये जो भागेगा ये इधर भागेगा, फिर इधर भागेगा, फिर इधर भागेगा, मतलब इसकी टक्करें बहुत तेजी से होगी, नंबर ऑफ कॉलिजन्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले जो इसको टाइम लग रहा था यहां से यहां तक टकराने का वो ज्यादा था, लेकिन हुआ क्या, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन बढ़ गया, और इलेक्ट्रॉन का जैसे ही वाइब्रेशन बढ़ जाएगा ये बहुत तेजी से जाके टकराएगा आयन से। ये बीच में आयन्स है, इनको क्या बोल रहे हैं बच्चों, आयन्स बोल रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जाके इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, तो बहुत तेजी से जाके टकरा रहा है क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है। तो बताओ विश्रांति काल क्या हो गया, घट गया। भाई विश्रांति काल है क्या, दो टक्करों के बीच में लगने वाला औसत समय। अब मैंने जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो यहां वाला इलेक्ट्रॉन जब इधर जा रहा है तो बहुत तेजी से भाग गया। भाई सिंपल सी बात है, पहले इसको यहां से यहां जाने में 2 सेकंड लग रहे थे, मैंने पीछे जो है वो टेम्परेचर बढ़ा दिया, आग लगा दी उसके पीछे। तो बेसिकली क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन यहां से जब भागना शुरू करेगा तो यहां से यहां तक जाने में उसको 2 सेकंड की बजाय 1 सेकंड ही लगा। तो बेसिकली हुआ क्या, टॉर्क घट गया। और टॉर्क घट गया तो जरा फॉर्मूला देखो, तो जैसे ही टॉर्क घट जाएगा रो का मान बढ़ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसकी पूरी कहानी अगर एक्सप्लेन करूं तो आपने बेसिकली किया क्या बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन या फिर अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के दोलन बढ़ जाएंगे। वाइब्रेट करेगा वो अपनी जगह पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ जाएगी, दोलन की जगह पे और अच्छे से लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की जब गति बढ़ेगी तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, ये बहुत तेजी से जाके इलेक्ट्रॉन जो है वो आयन से टकराएगा। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि जब इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ी तो विश्रांति काल जो आपका टॉर्क है वो क्या हो गया, टॉर्क कम हो गया। भाई टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ी, इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ी तो विश्रांति काल घट गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से जाके टकरा रहा है। जो पहले इसको 2 सेकंड लग रहे थे वो इसको 1 सेकंड ही लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाने के कारण विश्रांति काल घट गया। और विश्रांति काल और रो में जरा संबंध देखो, तो फॉर्मूले से देखो तो क्या मालूम पड़ रहा है, रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। जैसे ही आपके टॉर्क का मान कम हो गया रो का मान बढ़ गया। तो बात समझ में आ रही है बच्चों। तो क्या लिखा गया है कि चालक पदार्थों का ताप बढ़ाया जाए तो प्रतिरोधकता बढ़ती है। तो ये कारण बिल्कुल ही आपको प्रॉपर वे में समझ में आ जाना चाहिए, पूरी कहानी की तरह है कि अच्छा ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गति करेगा, स्पीड बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी तो इसका जो टाइम होगा, कॉलिजन का टाइम होगा वो घट जाएगा। कॉलिजन का टाइम घट गया तो प्रतिरोधकता क्या हो गई बच्चों, बढ़ गई। क्लियर है बच्चों बात। तो इसके आधार पे अपन इस फॉर्मूले के आधार पे इसको समझाते हैं। इसके अलावा इसका एक और फॉर्मूला है जिस जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो चालकों के बारे में अभी बात हो रही है, अभी मैंने अर्ध चालकों या कुचालकों की बात नहीं की है। तो चालकों के लिए एक फॉर्मूला दिया गया, चालक पदार्थों के प्रतिरोधकता जो रो कह रहे हैं अपन, वह तापांतर जिसको डेल्टा टी लिखा जाएगा में संबंध क्या रिलेशन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये एक रिलेशन दिया गया है और वो रिलेशन प्यारे बच्चों क्या है, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला डायरेक्ट ही याद रखना है। हालांकि इसका डेरिवेशन करने को कर भी सकते हैं, अगर आपने 11th अगर सही से पढ़ी है तो उसके अंदर 3 तरीके के प्रसार होते हैं, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतनीय प्रसार। तो वहीं से एक फॉर्मूला निकल के आता है, तो बस उसी फॉर्मूले से डेरिवेशन हुआ है। अभी 12th के अंदर इसके बारे में कोई डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट याद रखो।
और ये फॉर्मूला आप 11th क्लास के अंदर जब अल्फा बीटा गामा निकालते हो उस समय पढ़ रखा होता है, ठीक है ना। तो अभी डायरेक्ट याद रखो, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये रो और डेल्टा टी में रिलेशन है। जरा इन सभी के मतलब देखते हैं कि इन सब के मतलब क्या है। तो देखिए, इन सब के मतलब पता होने चाहिए। ये यहां पे रो बेसिकली क्या है? रो जो है वो है T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता, ठीक है। यहां पे T डिग्री की जगह पे T2 लिख लो, अंतिम ताप पर प्रतिरोधकता, क्योंकि ताप बढ़ाओगे आप तो प्रतिरोधकता बदलेगी, ये तो अपने को पता चली गया है। तो रो क्या है? यहां पे जो रो आ रहा है वो बेसिकली क्या है? T2 जो फाइनल टेम्परेचर है, उस फाइनल टेम्परेचर के ऊपर प्रतिरोधकता है। क्लियर? रो नॉट क्या है? रो नॉट याद रखिएगा, T1 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता। रो नॉट इनिशियल, प्रारंभ के अंदर कितना टेम्परेचर था? ये चालक पदार्थ है, प्रारंभ के अंदर इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था। अभी क्वेश्चन भी करेंगे उसके ऊपर। फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, 100 डिग्री कर दिया, तो 100 डिग्री क्या हो गया? फाइनल हो गया। और 20 डिग्री क्या हो गया? प्रारंभिक हो गया। तो T1 बेसिकली क्या है? T1 है प्रारंभिक टेम्परेचर, तो प्रारंभिक ताप पर प्रतिरोधकता। 1 तो कांस्टेंट है ही। अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है बच्चों ताप प्रतिरोधकता गुणांक, ठीक है, या फिर इसको ताप चालकता गुणांक भी बोलते हैं अल्फा को, ठीक है। तो प्रतिरोधकता गुणांक हमारे पास में क्या होगा बच्चों? अल्फा होगा, ठीक है। और डेल्टा जो टी है, ये डेल्टा टी बेसिकली क्या है? तापांतर, ठीक है ना। इसको भले ही चाहो तो ताप गुणांक लिख लो, ठीक है ना। ताप गुणांक अल्फा जो है वो ताप गुणांक होता है, मतलब टेम्परेचर के ऊपर बेसिकली ये डिपेंड करने वाला फैक्टर होता है। तो अल्फा बेसिकली क्या है? ताप गुणांक। और डेल्टा टी क्या? तापांतर। तापांतर का मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब हुआ T2 माइनस T1 डिग्री सेल्सियस, कि पहले कितना ताप था और बाद में कितना ताप था, उन दोनों का तापांतर क्या कहलाएगा बच्चों? डेल्टा टी कहलाएगा। तो ध्यान से देखा जाए तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला है, इसके आधार पे भी हम समझा सकते हैं कि ताप बढ़ने से प्रतिरोधकता बढ़ती है। कैसे समझेंगे? ध्यान से समझिए। तो अगर मैं चालकों की बात करूं तो चालक पदार्थों के लिए याद रखिएगा अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, 1 से बड़ी होती है चालक पदार्थों के लिए। ताप गुणांक जो होता है, ये ताप गुणांक बेसिकली अल्फा जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। तो 1 से बड़ा है तो अब लॉजिकली सोचो, ये प्रारंभिक प्रतिरोधकता है। अल्फा क्या है? 1 से बड़ा है, 1 से वैल्यू इसकी क्या है? बड़ी है। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर का डिफरेंस। पहले का टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है कम रहा होगा, बाद का टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा, तो टेम्परेचर का डिफरेंस क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अल्फा की वैल्यू भी क्या है? पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी है, और 1 से बड़ी है तो ये पूरी टर्म क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अब लॉजिकली सोचो, ये पूरी टर्म पॉजिटिव धनात्मक है, इसके साथ 1 ऐड होगा तो वैल्यू तो बढ़ के आएगी। अरे भैया, मैं नॉर्मली कह रहा हूं कि अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, और डेल्टा टी ये क्या है? तापांतर है। तापांतर क्या होगा? 1 से बड़ा ही होगा। पहले का ताप 20 डिग्री था, बाद का ताप हो गया 100 डिग्री, तो डिफरेंस कितना आया? 80। तो 80 क्या है? पॉजिटिव टर्म है। तो अल्फा पॉजिटिव, डेल्टा टी पॉजिटिव, तो अल्फा इंटू डेल्टा टी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, मतलब पॉजिटिव आएगी। समझ में आ रही है बात? तो इसको हम बेसिकली क्या लिखेंगे कि ये पूरी टर्म हमारे पास में क्या है? ये पॉजिटिव आई है। इस 1 की जगह पे इसको 0 करो, तो ज्यादा पॉजिटिव टर्म की बात कर रहे हैं तो इसको 0 लेते हुए चलते हैं। पॉजिटिव कहने का मतलब ग्रेटर देन 0 है, इसको धनात्मक ज्यादा सही से इसको लिखा जाए तो अल्फा की वैल्यू 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी टर्म पॉजिटिव आएगी, और इस पूरी टर्म के अंदर 1 को जोड़ोगे तो वैल्यू क्या आएगी? अल्टीमेटली बड़ी आएगी, 1 से ज्यादा आएगी। तो जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया
तो टेम्परेचर बढ़ाने से रो की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। तो ये फॉर्मूला, इसके साथ में प्रतिरोध के साथ में भी लिया जा सकता है। अगर मैं बात करूं प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। सेम फॉर्मूला आ रहा है भाई, जहां पे रो है वहां पे R आ गया, क्योंकि हमको पता है R बराबर क्या होता है, रो L बाई ए। प्रतिरोधकता पर भी तो डिपेंड करता है प्रतिरोध, तो जहां पे रो है वहां पे R हो जाएगा, जहां पे रो नॉट है वहां पे क्या हो जाएगा, R नॉट। ये R क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर पे प्रतिरोध, R नॉट क्या हो जाएगा, प्रारंभिक टेम्परेचर पे प्रतिरोध, अल्फा क्या हो जाएगा, ताप प्रतिरोधक गुणांक, और डेल्टा टी क्या है, तापांतर है। बोलो क्लियर है, ठीक है। तो इसके आधार पे अगर देखें तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो अल्फा तो वैसे ही धनात्मक है, अल्फा धनात्मक, तो अल्फा इंटू डेल्टा टी की वैल्यू धनात्मक होगी, तो ये पूरी टर्म धनात्मक आई, तो एक में कुछ वैल्यू जुड़ ही रही है, और वैल्यू जब जुड़ेगी, जब L1 के अंदर वैल्यू जुड़ेगी तो वैल्यू बढ़ के आएगी 1.012, तो वैल्यू तो एक से ज्यादा आ गई। मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ने से प्रतिरोधकता का मान और प्रतिरोध दोनों ही क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो जब किसी चालक का ताप बढ़ाया जाता है तो बेसिकली उसका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों के मान बढ़ते हैं। उसके दो आंसर से समझाया जा सकता है, एक तो रो के नाम से, भाई एक रो के फॉर्मूले से समझाया जा सकता है कि इस तरीके से इसकी वैल्यू बढ़ रही है, और दूसरा कौन सा तरीका होगा, तो दूसरा तरीका इस फॉर्मूले के आधार पे कि अल्फा का मान चालकों के लिए 0 से बड़ा होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव है तो वैल्यू भी क्या आएगी, 1 से बड़ी होके आएगी, 1 में कुछ वैल्यू जुड़ के आएगी, तो वैल्यू अल्टीमेटली क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। क्लियर है। तो ये हमारे पास में चालकों के प्रतिरोधकता और ताप के बीच में संबंध से अपने को ये बात समझ में आती है। क्लियर है। अब बात करते हैं दूसरे पदार्थों की, जो हमारे पास में बेसिकली अर्धचालक है और कुचालक है, उन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो अगला हमारा जो पॉइंट आता है कि कुचालकों तथा अर्धचालकों का, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, दोनों के लिए एक ही कॉमन तरीका यूज में लिया जाता है कि कुचालक और अर्धचालक दोनों का टेम्परेचर बढ़ाया जाए, दोनों का ताप बढ़ाया जाए। जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन है, इन पदार्थों का अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी प्रतिरोधकता पे क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए अगर बात की जाए तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखी जाए या फिर इसके बारे में एक बात लिखी जाए कि प्रतिरोधकता पे क्या असर पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए, कुचालकों व अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता व प्रतिरोध कम हो जाता है। चालक पदार्थों के लिए क्या हो रहा था, प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों बढ़ रहे थे, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, अगर पहली वाली बात से समझे, रो वाले फॉर्मूले से, तो ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की टक्कर ज्यादा हो रही है, विश्रांति काल घट गया, प्रतिरोधकता बढ़ गई। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा था, रो बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो रो की वैल्यू क्या आएगी, लेस ग्रेटर देन 1 आएगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दोनों फॉर्मूले से हमने समझा था। अब इस वाले पॉइंट में क्या कह रहा है कि जब अपन कुचालक और अर्धचालक पदार्थ होते हैं, उनका जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब ताप बढ़ाते हैं, तो याद रखिएगा उसकी प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों की वैल्यू क्या होती है बच्चों, घट जाती है। और घटने के पीछे इसका अगर ग्राफ देखा जाए तो इसका ग्राफ जब बनाया जाता है प्रैक्टिकली टेम्परेचर के साथ में, तो इधर की ओर मान लीजिए मैंने टेम्परेचर ले लिया, तापमान ले लिया T,
और इधर की ओर ले ली प्रतिरोधकता रो। तो जब इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। ये बेसिकली क्या बता रहा है, ध्यान से देखिए, इधर की ओर टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रो का मान घट रहा है। जरा ध्यान से देखो, यहां पे इस जगह पे रो की वैल्यू अलग है, टेम्परेचर अलग है, इस जगह का रो अलग, टेम्परेचर अलग, इस जगह का रो अलग, टेम्परेचर अलग। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे आपके रो की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है। मतलब प्रतिरोधकता कैसे टेम्परेचर के साथ कैसे बिहेव कर रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रतिरोधकता क्या हो रही है, कम हो रही है, इसकी प्रतिरोधकता में कमी आ रही है। तो बेसिकली ताप बढ़ने से अर्धचालकों और कुचालकों के लिए प्रतिरोधकता का मान कम होता है, और प्रतिरोधकता कम होगी तो प्रतिरोध भी कम होगा। ठीक है, अगर इसकी व्याख्या देखी जाए तो व्याख्या के अंदर हम इसके बारे में लिख सकते हैं। अगर मैं इसकी व्याख्या करूं तो फॉर्मूला वही रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉर्क। अब इसके अंदर ध्यान रखना, अपन कुचालकों और अर्धचालकों की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जैसे ही उनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो पदार्थ होते हैं, अर्धचालक वगैरह की बात करूं मैं, तो इन पदार्थों के अंदर क्या होता है कि पहले इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु के साथ बंधा हुआ रहता है जब आप 0 केल्विन टेम्परेचर रखते हो। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो होता क्या है कि ये जो नाभिक है, यहां पे लिखते हैं, चलो, ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, परमाणु की बात कर रहा हूं। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तापमान बढ़ा रहे हो अर्धचालकों का, कुचालकों का, तो उस केस में जैसे इसको टेम्परेचर मिलेगा, तापमान मिलेगा, तो टेम्परेचर मिलने से ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चालकता बढ़ाता है, तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सुन लेना बात को अच्छे ढंग से, जब अर्धचालकों का और कुचालकों का तापमान बढ़ाया जाता है तो जो बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के में, वो इलेक्ट्रॉन फ्री होने शुरू हो जाते हैं, बंध टूटने शुरू हो जाते हैं। और बंध जब टूटेंगे तो याद रखना, प्रति एकांक आयतन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। यहां पे विश्रांति काल से कोई संबंध नहीं है। विश्रांति काल किसके लिए काम में आ रहा था, चालक पदार्थों के लिए, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से ही फ्री थे। हमने तो क्या किया, ताप बढ़ा के उन इलेक्ट्रॉनों को भगाया था। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है, कुचालकों और अर्धचालकों के लिए, तो हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन जो बंधा हुआ था परमाणु के साथ वो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है। और वो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एन का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एन बढ़ेगा तो रो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो प्रतिरोधकता देख लो, कुचालकों की प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाए तो क्या होगा कि ताप बढ़ाने पर एन का मान इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, और एन बढ़ेगा तो रो क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। और रो कम होगा तो हम कह सकते हैं कि आर की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। ध्यान रखना, यहां पे टॉर्क क्यों नहीं आ रहा काम में, क्योंकि टॉर्क कहां पे डोमिनेट करता है, कहां प्रभावी होता है, जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से ही हो। चालक वाले पदार्थों में हमने एन को काम में क्यों नहीं लिया, क्योंकि एन तो ऑलरेडी फ्री है ही उसमें। तो चालक पदार्थों में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते ही है। यहां पे नई बात क्या निकल के आ रही है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, तो एन की वैल्यू बढ़ गई। किनके केस में, अर्धचालकों और कुचालकों के केस में। समझ में आ रही है बात। और टॉर्क का यहां पे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री होके भागना शुरू कर रहा है यहां पे। तो चालक पदार्थ जो होते हैं उनके अंदर तो टॉर्क का मान कम हो जाने से रो का मान बढ़ता है, और जो अर्धचालक वगैरह होते हैं उनके अंदर ताप बढ़ने से मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति इकाई आयतन में बढ़ जाते हैं। तो एन का मान बढ़ने से रो का मान क्या हो जाता है बच्चों, घट जाता है। क्लियर है। तो ये हमने 3 बातें पढ़ी है चालक, कुचालक और अर्धचालकों के लिए। तो अगर मैं इसको एक पॉइंट वाइज अगर इसकी पूरी समरी बनाऊं तो समरी किस तरीके से बनेगी, तो वो ध्यान दीजिए। इधर मैं लिख रहा हूं पदार्थ, ठीक है।
यहां पे लिख दिया टेम्परेचर या तापमान, यहां पर प्रतिरोधकता, जिसको भले ही रो कह दो, और यहां पर चालकता, जिसको अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से टेबल आपके दिमाग में होनी चाहिए जब भी पढ़ो तब, ठीक है ना। तो पूरे थियोरेटिकल टॉपिक है ये। तो पहला कौन सा पदार्थ हमने देखा? चालक। धारा के प्रवाह के आधार पे 3 प्रकार से बांटा है पदार्थों को, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो चालक पदार्थों का टेम्परेचर बढ़ाया जाए, जब तापमान बढ़ाया जाए, तो तापमान बढ़ाने से प्रतिरोधकता क्या होती है बच्चों? बढ़ जाती है। चालक पदार्थों का ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता क्या होती है? बढ़ जाती है। तो चालकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि चालकता बेसिकली होती क्या है? 1/ρ। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमी क्या कहलाता है बच्चों? चालकता कहलाता है। तो अगर रो का मान बढ़ रहा है तो सिग्मा की चालकता की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। बहुत बढ़िया। दूसरे अगर बात करें तो दूसरा वाला जो हमारा पदार्थ होता है वो होता है कुचालक। कुचालकों का भी टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तापमान बढ़ाना है, तो कुचालकों का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रो का मान घट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से निकलता है, जिससे कि इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। एन का मान बढ़ जाएगा तो रो का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और रो घटने से चालकता बढ़ जाती है। अब देखिए, कुचालकों के अंदर चालकता इतनी नहीं बढ़ती है, यह बात भी ध्यान रखना। दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कुचालक तो वो होते हैं जो कि जिसमें चालकता होती ही नहीं है या न के बराबर होती है। रियलिटी में कुचालक पदार्थों का जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तब वो हल्का सा चालक बनेगा, कोई खास चालक उसमें नहीं बनता, ठीक है ना। मेन कहानी जो होती है टेम्परेचर की, वो चालक और अर्धचालकों के साथ में होती है, कि टेम्परेचर के साथ में उन दोनों में वेरिएशन, जो परिवर्तन है वो ज्यादा आता है। तो कुचालकों के अंदर ज्यादा प्रतिरोधकता या चालकता का प्रभाव नहीं बढ़ता। जब बहुत हैवी टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसके बाद में इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और उसके कारण हल्की सी चालकता बढ़ती है, ज्यादा चालकता उन कुचालकों में नहीं बढ़ती है। तो तीसरे नंबर पे आते हैं अर्धचालक। तो अर्धचालकों में बेसिकली क्या होता है कि जब अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, एन का मान बढ़ जाएगा, एन बढ़ते ही रो घट जाएगा, तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी, और इसके कारण चालकता क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी। ये तीनों की कहानी है। इस तरीके से आपको याद रखना है। बोर्ड में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि चालक पदार्थ ताप पे कैसे निर्भर करते हैं, समझाइए। तो चालक पदार्थों के लिए पूरा बता रखा है आप लोगों को कि एन का मान, टॉर्क का मान कम हो जाता है, रो का मान बढ़ जाता है। क्लियर है ना? तो उसके आधार पे समझा सकते हैं। कुचालक अर्धचालक कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसको पूरा प्रॉपर वे में आप तैयार करोगे। क्लियर है? अब देखिए, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, कई बार इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड के अंदर। एक जो फॉर्मूला अभी पढ़ा है हमने, कौन सा? रो बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या फिर आर बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये जो दोनों फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, इन दो फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए किस तरीके से, मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि तांबे के तार का कितना ताप बढ़ाया जाए ताकि उसका प्रतिरोध उसके प्रारंभिक प्रतिरोध का दुगना हो जाए। ठीक है ना? इस तरीके से ये क्वेश्चन हाफ ईयरली एनुअल एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तांबे के तार का कितना ताप बढ़ाया जाए, कितना टेम्परेचर अपन बढ़ाए ताकि उसका प्रतिरोध, प्रारंभिक प्रतिरोध का, और प्रारंभिक प्रतिरोध का मतलब यहां पे और अगर इसको थोड़ा अच्छे से लिखे
तो उसके 0 डिग्री सेल्सियस के प्रतिरोध का दुगना हो जाएगा। जो 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध है उससे कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। उसके बारे में तो ध्यान से देखिए, ये ताप के बारे में बात कर रहा और प्रतिरोध के बारे में, तो दिमाग का बल्ब चमक जाना चाहिए कि ताप और प्रतिरोध की जब इसने बात की है तो मेरे पास में एकमात्र फॉर्मूला कौन सा है? सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। और याद रखिए इस क्वेश्चन में अल्फा दिया हुआ है और वो अल्फा दिया हुआ है 4 इंटू 10 की घात -3 प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, इसका मात्रक क्या होता है? प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। तो R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक, अब देखिए प्रश्नानुसार R क्या होता है? अंतिम प्रतिरोध, लास्ट वाला प्रतिरोध T2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो अंतिम प्रतिरोध क्या कह रहा है कि तांबे के तार का कितना ताप बढ़ाया जाए ताकि उसका प्रतिरोध, मतलब अंतिम प्रतिरोध की बात कर रहा है, अंतिम प्रतिरोध उसके 0 डिग्री सेल्सियस के प्रतिरोध का दुगना हो जाए। तो अंतिम प्रतिरोध R जो है वो कितना हो जाए? 0 डिग्री सेल्सियस वाले का दुगना हो जाए। भाई R नॉट हमने क्या मान लिया? प्रारंभिक प्रतिरोध होता है। तो प्रारंभिक प्रतिरोध बेसिकली कहां पे बात कर रहा है? वो 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या कितना हो जाए? दुगना हो जाए। तो हम ऐसे लिख लेंगे, उठा के यहां फेंक दो अब इसकी वैल्यू। तो देखो क्या बन गया, ये 2R नॉट बराबर, ये लिखा गया R नॉट, ये हो गया 1 प्लस एल्फा, और डेल्टा टी को क्या लिखोगे? T2 माइनस T1, टेम्परेचर का डिफरेंस ही तो है। तो ये लिखा गया, R नॉट ने R नॉट को मार दिया, ये आया 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा। जरा T2 बताओ तो कितना है? वो तो पता करना है अपने को, कितना ताप बढ़ाया जाए। तो T2 को पता करना है, माइनस T1, T1 मतलब प्रारंभिक ताप कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 रख दिया। बस अब तो ये नॉर्मल सा गणित का प्रश्न बन गया। इसको इधर फेंक दो तो ये बना 1 इज इक्वल टू एल्फा इंटू T2। तो बताइए T2 की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगी? 1 डिवाइड बाय अल्फा। तो जरा वैल्यू पुट करो, अल्फा की वैल्यू तो गिवन है अपने को 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 10 की पावर -3। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? T2 इज इक्वल टू, ऊपर आ गया तो 1000/4, यही हो गया बच्चों। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा? 4 से काटो इसको तो 250 आएगा आंसर, 250 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है बोर्ड में और आ भी सकता है। समझ में आ रही है बात? तो टेम्परेचर का प्रतिरोध के साथ में अगर रिलेशन देखा जाए तो वो जो रिलेशन होगा वो बेसिकली इस तरीके से अपन समझा सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, चालक पदार्थों का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बढ़ती है। कुचालकों और अर्धचालकों का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध और प्रतिरोधकता घटती है तथा चालकता बढ़ती है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो अब अपन आगे के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो अपना टॉपिक है, जैसा कि मैंने हेडिंग के रूप में मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आज अपन 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला है पदार्थों के पदार्थों के प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, जो हमने चालक, कुचालक और अर्धचालकों के बारे में बात की। और दूसरा जो टॉपिक है वो है अति चालकता। तो अति चालकता के बारे में बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। कि अति चालकता क्या होती है, यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन बनाते हैं कि इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। कुछ पदार्थों को ठंडा करने पर या ताप कम करने पर
उन पदार्थों की प्रतिरोधकता घटती है तथा एक विशेष ताप पर इन पदार्थों की प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। इस घटना को अतिचालकता कहते हैं तथा इन पदार्थों या विशेष पदार्थों, इन पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना, ये इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन दी जाएगी जो आप नोट्स बना रहे हो उसके अंदर जरूर लिख लेना, क्योंकि कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अतिचालकता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए होता क्या है कि कुछ विशेष पदार्थ होते हैं, ऐसे कोई हर किसी पदार्थ में नहीं होता, कुछ विशेष प्रकार के, जैसे मरकरी की बात करें या टीन की बात करें, तो कुछ विशेष पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका अगर टेम्परेचर गिराते जाए, तापमान कम करते जाए, मतलब ठंडा करते जाए, तो उनकी प्रतिरोधकता घटती है और घटते 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 एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जहां पे प्रतिरोधकता जीरो हो जाती है। मतलब प्रतिरोध जीरो हो गया, वहां पे प्रतिरोधकता जीरो, मतलब प्रतिरोध क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया। तो जहां पे प्रतिरोधकता जीरो हो जाती है, ऐसे पदार्थ जिनको ठंडा करने पे या फिर जिनका ताप गिराने पर उनकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है, तो ऐसे पदार्थों को बोलते हैं अतिचालक पदार्थ। और ये जो घटना है, कौन सी घटना, ताप को गिराने से प्रतिरोधकता का शून्य होना, ये जो घटना है, इस घटना को क्या बोला गया, अतिचालकता बोला गया, सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है ना। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका ताप गिराने से प्रतिरोधकता गिर जाती है और घट के शून्य हो जाती है। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं। इसके अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रांतिक ताप किसे कहते हैं। अतिचालकों के लिए क्रांतिक ताप का क्या मतलब होता है, तो उस क्रांतिक ताप की भी बात कर लेते हैं। तो इसी के आगे कंटिन्यूटी में लिख रहा हूं कि वह विशेष ताप जिस पर पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है, क्रांतिक ताप कहलाता है। ठीक है ना। क्रांतिक ताप की डेफिनेशन पूछी जाए अतिचालकता के संदर्भ में, तो वो ताप जिसके ऊपर ये घटना हो रही है, मतलब ये घटना एक फिक्स वैल्यू होती है टेम्परेचर की, उस टेम्परेचर के ऊपर पदार्थ कैसा बन जाता है, अतिचालक बन जाता है। तो ये घटना क्या कहलाती है, अतिचालकता कहलाती है। और ये ताप क्या कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। और इसका बढ़िया एग्जाम्पल जो अभी हमारे पास में है वो है मरकरी। ठीक है ना। जैसे Hg, मरकरी की बात करूं, पारे की, तो Hg के लिए 4.2 केल्विन ताप पर अतिचालकता का गुण प्राप्त होता है। एक दो एग्जांपल याद रखो और क्या। ठीक है ना। तो 4.2 केल्विन के ऊपर जो आपका पारा है वो बेसिकली क्या बन जाता है, अतिचालक बन जाता है।
ठीक है। अब देखिए अति चालकता की, ठीक है, ये डेफिनेशन वगैरह की बात की, ये किताबी ज्ञान के अकॉर्डिंग हमने समझा है कि अति चालकता वो पदार्थ होते हैं, अति चालक वो पदार्थ होते हैं जिनका ठंडा किया जाए तो एक टाइम के बाद में प्रतिरोध और प्रतिरोधकता जीरो हो जाती है। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एक घटना हो रही है उसको क्रांतिक ताप कहते हैं। जैसे मरकरी के लिए हमने बात की तो 4.2 केल्विन के ऊपर ये बेसिकली क्या हो जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है या अति चालक बन जाता है। अब देखिए अति चालकों का अपने लाइफ के अंदर दैनिक जीवन में क्या बेसिकली होता है, क्यों इसके बारे में इतनी इंपॉर्टेंस हमने दी है अति चालकों को। तो देखिए अति चालकों के बारे में अगर बात की जाए तो बेसिकली होता क्या है कि जितने भी अपने पदार्थ होते हैं, जितने भी अपन प्रतिरोध लेते हैं, प्रतिरोध रियलिटी में ऊर्जा को खाता है, ऊर्जा की खपत करता है। मान लीजिए कि मैंने बेसिकली यहां पे एक प्रतिरोध लगा दिया और इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि इस प्रतिरोध के अंदर धारा के प्रवाह में रुकावट आ रही है। प्रतिरोध वो गुण होता है जो धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है। अगर लॉजिकली सोचो, मैं कुछ ऐसा कर दूं कि इसका प्रतिरोध ही जीरो हो जाए, कुछ ऐसा कर दिया जाए कि इसका प्रतिरोध क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको एक बार बैटरी से सप्लाई दे दी और यहां से धारा प्रवाहित होनी शुरू हो गई, फिर बैटरी भले ही हटा दो, यह धारा इसके अंदर चलती रहेगी, मतलब इसका प्रतिरोध, धारा का विरोधी करने वाला कोई गुण उत्पन्न ही नहीं हो रहा है। तो इस केस के अंदर यह पदार्थ क्या बन जाएगा, अति चालक बन जाएगा। तो ये तो हमारे लिए फायदे वाली बात है कि एक बार बैटरी से कनेक्ट करके फिर उसके बाद में उसको हटा लो, धारा का प्रवाह होता रहेगा, वो जो बल्ब होगा वो ग्लो करता रहेगा, ठीक है ना। तो अति चालक हमारे लाइफ के अंदर, दैनिक जीवन के अंदर कई इंपॉर्टेंस काम, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जो एनर्जी की खपत हो रही है, वो एनर्जी की खपत जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन यहां पे काउंटर क्वेश्चन अपने पास में यह भी आता है कि ये जो अभी तक जितने भी पदार्थ खोजे गए हैं अति चालक पदार्थ, ये इतने कम टेम्परेचर के ऊपर है कि उनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाना पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं मरकरी की, तो मरकरी कितने पे जाके अति चालक बन रहा है, 4.2 केल्विन। 4.2 केल्विन का मतलब कितना हुआ, माइनस के अंदर, क्योंकि 0 केल्विन का अपन बेसिकली मतलब समझते हैं कितना होता है, 273 माइनस के अंदर डिग्री सेल्सियस। तो माइनस में इतने टेम्परेचर पे पहुंचना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अभी तक रिसर्च वगैरह कर रहे हैं साइंटिस्ट वगैरह कि ऐसे कुछ पदार्थ अपने को मिल जाए जो कक्ष ताप के ऊपर 25 डिग्री सेल्सियस पे, 27 डिग्री सेल्सियस पे अति चालक बन जाए। तो उनसे फायदा क्या होगा कि एक बार उनके अंदर एनर्जी की सप्लाई कर दो और वो एनर्जी लगातार उसके अंदर काम करती रहेगी। लेकिन अभी तक ऐसे कोई पदार्थ नहीं खोजे गए हैं जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर, जो उच्च तापों के ऊपर अति चालक बन जाए। तो इसीलिए अति चालक जो अभी अपन पढ़ रहे हैं वो केवल और केवल एक किताबी ज्ञान के लिए है। जरूर आगे भविष्य में हो सकता है कि ऐसे पदार्थों को खोजा जाए जो कि कक्ष ताप के ऊपर ही अति चालक बन जाए, और ऐसे पदार्थ अगर मिल गए तो फिर उसके बाद में घरों वगैरह के उपकरण वगैरह जो बनाते हैं उसमें ऐसे पदार्थ अगर काम में लेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की खपत भी क्या होगी बच्चों, बहुत कम होगी। तो अति चालक पदार्थ ऐसे पदार्थ है जिनका प्रतिरोध जीरो हो जाता है ठंडा करने से। धीरे धीरे अगर उनका टेम्परेचर गिराया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों को अपन क्या बोलते हैं, अति चालक पदार्थ बोलते हैं। और वो ताप जिसके ऊपर एक घटना होती है वो क्या कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। तो एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना कि मरकरी जो है वो 4.2 केल्विन पे अति चालकता का गुण पाया जाता है, ये अति चालक पदार्थ बन जाता है। बोलो क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो इसी के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मेसनर इफेक्ट, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन, हालांकि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र जब आपको पढ़ाया जाएगा उस समय वापस से इसको याद दिलाया जाएगा। अभी के लिए इसके अंदर जो एक अति चालकों का एक गुण आता है वो है मेसनर इफेक्ट, उसके बारे में बात करते हैं। तो मेसनर प्रभाव, ठीक है। मेसनर प्रभाव बेसिकली क्या होता है कि अगर इसकी डेफिनेशन लिखी जाए, अति चालकों में चुंबकीय क्षेत्र
शून्य हो जाता है। जिसे मेसनर प्रभाव कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेसनर प्रभाव बेसिकली होता क्या है, इसको जब अपन वापस से चुंबकीय क्षेत्र वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर अपने को और अच्छे से समझ में आएगा। अभी केवल इसकी डेफिनेशन याद रखिए कि अतिचालक पदार्थ, अतिचालक क्या होता है, जिनको ठंडा किया जाए तो प्रतिरोध 0 हो जाए, और जब उनका प्रतिरोध 0 हो जाएगा तो उसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी 0 हो जाएगा। अतिचालक पदार्थों के लिए आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र, उनके अंदर का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 0 हो जाता है। तो यह घटना क्या कहलाती है, मेसनर प्रभाव कहलाती है। क्लियर है बच्चों। तो हमने आज जो टॉपिक पढ़ा है वो चालक, कुचालक और अर्धचालकों पे ताप का प्रभाव देखा है, और ताप के प्रभाव में हमने क्या देखा कि चालक पदार्थ जो होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध और प्रतिरोधकता घटती है, चालकता बढ़ती है। कुचालकों के लिए और अर्धचालकों के लिए हमने क्या देखा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस केस के अंदर प्रतिरोधकता और प्रतिरोध घटेगा और चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। और फिर उसके बाद में हमने देखा अतिचालक पदार्थ, तो अतिचालक पदार्थ वो होते हैं जिनको ठंडा करने से प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। और मेसनर प्रभाव की अभी केवल परिभाषा याद रखो कि टेम्परेचर जैसे जैसे अपन कम करते हैं तो वो अतिचालक बन जाएगा, और अतिचालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, मेसनर प्रभाव कहते हैं। क्लियर है बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसे और लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी इसका अधिक से अधिक लाभ हो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।